नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर शुरू हो रहा है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 हिस्ट्री का, और चैप्टर का नाम है आरंभिक मानव की खोज। दरअसल ये जो आरंभिक मानव की खोज कक्षा 6 इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, हमारे अतीत, उसका चैप्टर है आरंभिक मानव की खोज। आज एक ही क्लास में मैं ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग को देने जा रहा हूं, एक ही क्लास में आरंभिक मानव की खोज। और यह जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है, ये किस किस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, यह भी कुछ बताने का आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, यूजीसी नेट के लिए, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, एसएसबी के लिए, और अभी जो तत्काल भर्ती आई है जिसको लेकर मैं यह वीडियो बना रहा हूं, बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती कक्षा 6 से 8 की वैकेंसी है। जूनियर टीचर भर्ती कक्षा 6 से 8, तो इसके लिए मैं यह सीरीज शुरू कर रहा हूं। और इसके पहले आपको एक चैप्टर की सीरीज आप लोग को मिल चुकी है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 लेक्चर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। जो भी लोग बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 6 का यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और आप लोगों से बताना चाहूंगा, जो लोग कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग मैसेज करिएगा, बिल्कुल मैसेज करिएगा। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, और एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पूरा एनसीईआरटी का पीपीटी नोट्स दूंगा, पूरी एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज दूंगा, क्वेश्चन आंसर दूंगा, सब कुछ आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। लेक्चर्स वीडियो भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा केवल 1499 रुपए की सीरीज में। यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी जूनियर सबकी तैयारी हिस्ट्री की आपको कंप्लीट 1499 रुपए में आपको हो जाएगी। ठीक है, जो लोग बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती तैयारी कर रहे हैं, अगर केवल जूनियर का अगर उनको मटेरियल चाहिए तो वह लोग 399 रुपए की फीस पेमेंट कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है आरंभिक मानव की खोज। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है आरंभिक मानव की खोज, मतलब कि आज यह चैप्टर किससे संबंधित है? यह चैप्टर जो है आदि मानव से संबंधित है। यह चैप्टर जो है पूरा पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन आदिम जातियों से संबंधित है, जिन्होंने पशुपालन की शुरुआत किया, जिन लोगों ने कृषि की शुरुआत किया, जिन लोगों ने खाद्य संग्राहक बने, जिन लोगों ने आखेट किया, शिकार किया, और जिन लोगों ने आग की खोज की, बड़े बड़े दुर्लभ कार्य किए। ठीक है, हमारे सबसे प्रथम पूर्वज। तो आरंभिक मानव की खोज, आरंभिक मानव ने कौन कौन सी ऊंचाइयां छुई हैं, इस चैप्टर में आप लोगों को पता चलेगा। आइए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। आखेटक या खाद्य संग्राहक, आखेटक या खाद्य संग्राहक, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया है। आखेटक या खाद्य संग्राहक नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए आखेटक या खाद्य संग्राहक लिखा गया है। आखेटक व खाद्य संग्राहक लिखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इस सीरीज में क्या है कि मनुष्य का जो प्रारंभिक जीवन था ना, प्रारंभिक जीवन में मनुष्य लगभग 20 लाख वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष पहले, पूरा पाषाण काल की बात है कि मनुष्य क्या करता था? आखेट करता था, शिकार करता था। अरे खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो कैसे खाता था? वह आखेट करता था। आखेट का मतलब शिकार करना। वह शिकार करता था, किसका? किसी भी पशु का, किसी भी पक्षी का शिकार करता था, और उसके बाद उसे खा जाता था। उसे भूनता नहीं था, उसे आग में जलाकर पकाकर नहीं खाता था, क्योंकि उस समय आग की खोज नहीं हुई थी। लेकिन कुछ समय बाद आग की खोज होती है। लेकिन शुरुआती समय में मनुष्य पशुओं को मारकर वैसे खा जाता था, जहां देखता था पशु मारकर खा जाता था। और कभी कभी पशु जो होते थे काफी खूंखार होते थे, हिंसक होते थे, तो आदिमानव को ही मारकर खा जाते थे। लेकिन आमतौर पर आदिमानव एकजुट रहा करते थे और यही पशुओं को मारकर खाते थे। जैसा कि इस चित्र में देख लीजिए, यहाँ पर दो आदिमानव चल रहे हैं और यहाँ पर एक पशु को बांधे हुए हैं, मतलब पशु को मार दिए हैं। ठीक है, अब यह इसको खाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, यह इस उपमहाद्वीप में, उपमहाद्वीप की बात हो रही है, वो इस उपमहाद्वीप में, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में। अच्छा प्रश्न अगर आ जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप कौन है, तो आज का भारत
आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तिब्बत, सब कुछ भारतीय उपमहाद्वीप में ही है। ठीक है, भूगोल में इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत, ये सब मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप कहलाते हैं। तो देखिए, यह इस उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। कौन? आर्किटेक्ट और खाद्य संग्रह की बात हो रही है। आर्किटेक्ट और खाद्य संग्रह की बात हो रही है। यह इस उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। इन्हें यह नाम भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया। दरअसल इनको खाद्य संग्राहक क्यों कहा गया? क्योंकि ये भोजन का इंतजाम करते थे, इसलिए इनको खाद्य संग्राहक कहा गया। ठीक है, भोजन क्या क्या इनका भोजन था? तो जानवरों का शिकार करते थे, यही इनका भोजन था। मछलियां पकड़ते थे, यही इनका भोजन था। चिड़िया, फल फूल, दाने, पौधे और पत्तियों का संग्रह करते थे, यही इनका भोजन था भाई। अभी आपको यहाँ पर लिखा है मछलियां। देखिए, एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, मछलियों से आदिमानव जो थे पूरा पाषाण काल में भी परिचित थे, लेकिन पूरा पाषाण काल में मछली जो है भोजन का प्रमुख स्रोत नहीं बनी थी। ध्यान रखिएगा, मछली जो है भोजन का प्रमुख स्रोत कब बनी? पूरा पाषाण काल में नहीं, मछली भोजन का प्रमुख स्रोत बनी थी मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में मनुष्य को मछली का चस्का लग गया, मतलब मनुष्य मछलियों को भी खाने लगा। ठीक है, मछली से परिचित हो गया। ठीक है, मछली भोजन का स्रोत कब बनी थी? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, आगे देखिएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण, मतलब जो आदिमानव रहते थे वह अस्थायी रूप से नहीं बसे थे। अच्छा, मनुष्य अस्थायी रूप से कब बसा? आदिमानव अस्थायी रूप से कब बसे? अस्थायी रूप से तब बसे आदिमानव जब उन्होंने कृषि का विकास कर लिया था, जब उन्होंने कृषि करना शुरू किया। अरे भाई, अगर कोई भी व्यक्ति कृषि करेगा, जैसे सपोज दैट अगर कोई जब तक खाना बदोश है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप कृषि करना शुरू कर रहे हैं, खेती करना शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक जगह अस्थायी रूप से रहना पड़ेगा भाई। आपको बीज बोना पड़ेगा, बीज बोने से लेकर और कटने तक लगभग 5 से 6 महीने का आपको वेट करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करना पड़ेगा। इसलिए जब कृषि का विकास हुआ तो मनुष्य अस्थायी रूप से रहने लगा। अब वो खाना बदोश की तरह इधर उधर नहीं भटकता था। तो देखिए, जब कृषि का विकास नहीं हुआ था, मनुष्य खेती करना नहीं जानता था, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता था। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण क्या था? मनुष्य खाना बदोश वाला जीवन क्यों जीता था पूरा पाषाण काल में? तो देखिए, भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था भोजन की तलाश में। जब एक जगह का फल फूल खा लेते थे तो दूसरे जगह का फल फूल खाने निकल पड़ते थे दूसरी जगह। ठीक है, जब एक स्थान पर पशु पक्षियों को मारकर आदिमानव खा लेता था तो दूसरे स्थान पर चल जाता था। ठीक है, तो भोजन की तलाश में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। फिर देखिए, चारा की तलाश में या जानवरों का शिकार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। ठीक है, चारा की तलाश में, क्योंकि मनुष्य मध्य पाषाण काल में मनुष्य क्या करने लगा? पशुओं को पालने लगा। मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुओं को पालने लगा, और मनुष्य के द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन है? तो मनुष्य के द्वारा पाला गया जो पहला पशु है वह है कुत्ता। नोट कर लीजिएगा, कुत्ता प्रथम पशु है जिसको मनुष्य ने पाला था। ठीक है, तो बहुत भेड़ बकरी भी पालने लगा मनुष्य मध्य पाषाण काल में। पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई थी। तो चारा की तलाश में, मतलब जो पशु पाला जाता था उसकी चारा की तलाश में मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा। तो चारा की तलाश में या जानवरों का शिकार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनुष्य जाने लगा। ठीक है, अलग अलग मौसम में फल की तलाश में या पानी की तलाश में मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा, खाना बदोश बन गया। ठीक है, फिर देखिए, इन लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए थे। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का यही कारण था, मतलब खाना बदोश वाला जीवन मनुष्य इसीलिए जीता था। ठीक है, आगे देखिएगा, कुछ पुरा स्थल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। यह पुरा स्थल कौन सा है? यह है भीमबेटका। पुरा स्थल है भीमबेटका। ये भीमबेटका है कहां भाई? ये भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका है। भीमबेटका के बारे में एक चीज आपको बता दूं, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है और यह एक पुरातात्विक स्थल है। दरअसल ये भीमबेटका की गुफा है, और यह गुफा का चित्र हम आपको दिखा रहे हैं। यह गुफा है, ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में यह गुफा है, भीमबेटका की गुफा। दरअसल इसका नाम भीमबेटका क्यों पड़ा? भीमबेटका इसका नाम क्यों पड़ा? दरअसल बात यह है कि महाभारत काल में महाबली भीम इस गुफा में आए थे और यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था।
इसीलिए इस गुफा का नाम पड़ गया भीमबेटका, मतलब जहां भीम बैठे थे। ठीक है, महाभारत काल में ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये भीमबेटका की गुफा है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। दरअसल ये भीमबेटका जो है ना, भीमबेटका जो है, भीमबेटका जो है इसका जैसा दरअसल ये है कि इसमें क्या होता है, इसमें प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र मिले हैं। भीमबेटका में प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र मिले हैं। प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र, शैल का मतलब क्या होता है, पत्थर पर, और चित्र मतलब चित्र बना हुआ है, मतलब पत्थरों पर, पाषाण पर, पत्थर पर चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। कहां से? भीमबेटका की गुफा से। दरअसल ये है जो यह भीमबेटका की गुफा है ना, दरअसल ये है, यह वह गुफा है जो लाखों वर्षों तक, 2-4-10 वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, 2-4 हजार वर्ष की भी बात नहीं कर रहा हूं, लाखों वर्षों तक मनुष्य के आश्रय का केंद्र था भीमबेटका की गुफा। दरअसल पहले क्या होता था, अब ना हम लोग घरों में रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन पूरा पाषाण काल में के मनुष्य जो थे वह घर तो था नहीं, तो वह किस घर में रहते थे, वह गुफाओं वाले घर में रहते थे भाई, वह इसी गुफाओं में रहते थे। तो यह जो भीमबेटका की गुफा है, दरअसल यह भीमबेटका की गुफा वह गुफा है जहां मनुष्य लाखों वर्षों तक रहा। अब सोचिए, एक स्थान पर कोई लाखों वर्षों तक रह सकता है, लेकिन रहते थे। यह वह गुफा है जिसने मनुष्यों को लाखों वर्षों तक आश्रय दिया हुआ था। तो इसीलिए इस गुफा पर जब खाली समय में आदिमानव क्या करते थे, खाली समय में यहाँ पर पत्थरों पर चित्रकारी करते थे, और आज भी पत्थरों पर चित्रकारी यहाँ पर मिलती है। प्रागैतिहासिक शैल चित्र यहाँ पर मिलते हैं, और भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, यह है भीमबेटका की गुफा। देखिए, अब देखिए पुरा स्थल, जैसे ये भीमबेटका की गुफा क्या है, यह एक पुरा स्थल है। भीमबेटका की गुफा जो है पुरा स्थल है। तो पुरा स्थल किसे कहते हैं भैया, पुरा स्थल किसे कहते हैं? पुरा स्थल कहते किसे हैं? तो यह पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। जहां पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उस स्थान को हम पुरा स्थल बोलते हैं। ठीक है, जो भी पुराना स्थल हो जहां पर पुराने औजार मिल रहे हैं, बर्तन मिल रहे हैं, इमारतें मिली हैं, उसे हम पुरा स्थल बोलते हैं। यह पुरा स्थल की परिभाषा है। यह जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूं ना, यह एनसीईआरटी क्लास 6 हमारे अतीत का चैप्टर है, आरंभिक मानव की खोज। और बस एक ही चैप्टर में यह पूरा वीडियो में, मतलब एक ही चैप्टर में, एक चैप्टर का एक वीडियो होगा। तो इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी क्लास 6 हमारे अतीत, ठीक है, लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब भीमबेटका क्या है, तो देखिए भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर मध्य प्रदेश लिखा है भैया, गलत है भाई। हाँ, सही है, मध्य प्रदेश सही है। देखिए भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में, तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका है। ये इस पूरा स्थल पर क्या मिली है, गुफाएं मिली हैं, कंदराएं मिली हैं। गुफाएं कंदराएं बात वही है, ठीक है, जहां पर लोग रहते थे और नर्मदा घाटी के पास स्थित है। भीमबेटका गुफा कहाँ है, नर्मदा घाटी के पास, ठीक है। आगे देखिएगा कुरनूल की गुफा। अब हमने कुरनूल की गुफा दिखा रहा हूं, देखिए कितना भयावह है कुरनूल की गुफा। और यह जो कुरनूल की गुफा है ना, यह आपका कहाँ है, किस राज्य में है कुरनूल की गुफा? तो कुरनूल की गुफा जो है आपका, यह आंध्र प्रदेश में है। कुरनूल की गुफा जो है आपकी आंध्र प्रदेश में है। 2 फिगर में दिखाया हूं, 2 चित्र है आप लोग का। जिन लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है एनसीईआरटी क्लास 6 to 12, पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट कोर्स है, 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती की तैयारी करने वाले जो भी ये व्यक्ति हैं, 399 रुपए का कोर्स है। कक्षा 6, 7, 8 हिस्ट्री का कंप्लीट पीपीटी नोट्स दूंगा, कंप्लीट लेक्चर्स वीडियो दूंगा, और साथ ही साथ 2500 क्वेश्चन की सार्वजनिक टेस्ट सीरीज दूंगा व्याख्या के साथ, ठीक है। और जो कंप्लीट कोर्स है वो आपका 1499 रुपए है। तो देखिए कुरनूल की गुफा जो है, यहाँ पर 2 फिगर में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए कुरनूल की गुफा फेमस क्यों है, दरअसल बात यह है ना, ये कुरनूल जो है ये किस राज्य में है, आंध्रा में है भैया, आंध्र प्रदेश में है। कुरनूल जो है वह किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है। कुरनूल की गुफा आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर राख की अवशेष मिले हैं, राख का ढेर मिला हुआ है। कुरनूल में राख का ढेर मिला हुआ है। अब देखिए अगर कहीं राख मिला है, अगर कहीं राख मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या निकालेंगे, इसका मतलब यहाँ पर प्रकाश किया गया था ना, यहाँ पर कुछ जलाया गया था, जलता है तभी तो राख होता है, बिना जलने से थोड़ी राख होता है। तो यहाँ पर राख की अवशेष मिले हैं, राख का धूह मिला भाई, राख का टीला मिला है। कहां से, कुरनूल से, जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो
यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। तो लोगों ने, पुरातत्वविदों ने यहाँ पर खोज किया कि दरअसल ये राख के जो अवशेष हैं यह मांस भूनने से यह राख के अवशेष आए हैं, मांस भूनने से या फिर खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए इस प्रकाश का प्रयोग किया जाता था जिससे राख हुई थी। तो यहाँ पर आग जलाई जाती थी। आग क्यों जलाई जाती थी? मांस भूनने के लिए आग जलाई जाती थी या खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग जलाई जाती थी। और यह गुफा जो है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में है। ठीक है, यह पुरातात्विक स्थल आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में है जो पूरा पाषाण युगीन है। अब देखिए पाषाण काल जो होता है 3 प्रकार का है। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक का काल पूरा पाषाण काल कहलाता है। 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का काल मध्य पाषाण कहलाता है और 10,000 बीसी के बाद का जो काल होता है वो नव पाषाण काल कहलाता है। लास्ट में बताऊंगा, अभी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यह जो कुर्नूल की गुफा है यह आपका यह पूरा पाषाण युगीन है। ठीक है, अगला देखिएगा सबसे बड़ा चीज, मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन हुआ था। भयंकर जलवायु परिवर्तन हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के बारे में हमने एक चीज आपको बताया था कि मध्य पाषाण काल वह कालखंड था जब मछली भोजन का स्रोत बनी थी। मध्य पाषाण काल वह कालखंड था जब पर्यावरण में बदलाव हुए थे, मतलब जलवायु परिवर्तन हुआ था। मध्य पाषाण काल वह कालखंड था जब मनुष्यों ने पशुओं को पालना शुरू किया था, पशुपालन शुरू किया था। ठीक है, तो ये 3 बड़ी विशेषताएं मध्य पाषाण काल की हैं। तो देख लीजिए, मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन, मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन हुआ था, पर्यावरण में बदलाव हुए थे। ठीक है, अब लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़ी बदलाव आए थे मध्य पाषाण काल में। जलवायु में बदलाव दरअसल क्या आए थे कि मध्य पाषाण काल में भयंकर बारिश हुई थी, हजारों वर्षों तक लगातार बारिश हुई थी मध्य पाषाण काल में। और इतना भयंकर बारिश हुई थी कि उस समय घास के मैदान उगाए। ठीक है, जब अच्छा बताइए, जब वर्षा ऋतु में बारिश होती है तो वनस्पति वृद्धि करती है ना, वनस्पतियों का उत्पादन होता है ना। क्या कहा जाएगा, जब वर्षा होगी तो वनस्पतियों का उत्पादन होगा, पेड़ पौधे में वृद्धि होगी, हरियाली आएगी। तो वैसे मध्य पाषाण काल में जब जलवायु परिवर्तन हुआ, भयंकर बारिश होने लगी, सैकड़ों वर्षों तक बारिश ही होती रही, तो उसके बाद क्या हुआ, जो वनस्पति है उसकी वृद्धि हुई, मतलब घास के मैदान बनने लगे। और जब पेड़ पौधे वनस्पतियों की वृद्धि होगी तो पेड़ पौधे वनस्पतियों पर जीने वाले जीवों की भी वृद्धि होगी, मतलब भेड़ बकरी गाय भैंस की वृद्धि हो गई। ठीक है, जब घास के मैदान विकसित होंगे, घास के मैदान का मतलब वनस्पतियों का उत्पादन हुआ, तो वनस्पतियों पर जिंदा रहने वाले जीवों का भी उत्पादन हुआ। और उसके बाद में तो पाषाण काल के लोग क्या किए, पशुओं को पालना भी शुरू किए। ठीक है, तो लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में भयंकर बदलाव आए थे। इसके परिणाम स्वरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे और हिरन, देखिए घास वाले मैदान बनने लगे। अब घास पर जिंदा रहने वाले जीवों का विकास होने लगा, जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। और मछली महत्वपूर्ण स्रोत बनी थी, किसका, भोजन का। मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई उस समय। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे आता है कि किस कालखंड में पर्यावरण में बदलाव हुए थे, तो मध्य पाषाण काल में पर्यावरण में भयंकर बदलाव हुआ था। आगे देखिए, यह आदिमानव ढूंढ कर लाया हूं आप लोगों के लिए। यह वही आदिमानव है जिसने कृषि का विकास किया था, यह वही आदिमानव है जिसने खेती करना शुरू किया था। ध्यान में रखिएगा इस आदिमानव को, यही आदिमानव है जिसने कृषि का शुरुआत किया था, जिसने बीज बोया था और खेती की शुरुआत किया था। झूठ नहीं बोल रहा हूं, यही आदिमानव जिसने खेती की शुरुआत किया और कृषि का शुरुआत किया, खेती का विकास किया और कृषि का विकास किया। ठीक है, कृषि का विकास करने वाला यही आदिमानव है। और दरअसल कृषि का विकास कब हुआ था, नव पाषाण काल में। ये नव पाषाण कालीन आदिमानव है। ठीक है, इसने कृषि का विकास किया था, मतलब खेती सबसे पहले इसने ही किया था। तो देखिए, कृषि एवं पशुपालन के साथ अब आपको पता हो जाना चाहिए कि कृषि एवं पशुपालन किसके प्रमाण हैं। कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी, तो नव पाषाण काल में कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत हुई थी। नव पाषाण काल में कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत हुई थी। और आग के आविष्कार की खोज कब हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी।
और कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत जो हुई थी वह नवपाषाण काल में हुई थी। कुंभकारी की शुरुआत हुई, बर्तन बनाने की जो कला है कुंभकारी, इसकी भी शुरुआत हुई, इसका भी प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ था। एक सूत्र बताता हूं, छोटा सा सूत्र है, नवकृपा, ध्यान में रखिएगा, नवकृपा मतलब नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई थी, कृषि की शुरुआत हुई थी और कृषि की शुरुआत हुई थी और साथ ही पहिए की शुरुआत हुई थी, पहिया की खोज हुआ था। नहीं सर मैं गलत बता रहा हूँ, रुकिए 1 मिनट। देखिए देखिए नवपाषाण काल में क्या हुआ था, कृषि का प्रारंभ हुआ था और पहिए की शुरुआत हुई थी, मतलब पहिए के सहारे गाड़ी बनी थी, ठीक है। पहिया का आविष्कार हुआ था और कृषि का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। तो नव कृपा याद रखिएगा, कृ मतलब कृषि, पा मतलब पहिए की शुरुआत हुई थी, मतलब पहिए का प्रारंभ हुआ था, मतलब पहिए की खोज हुई थी, ठीक है। ये नवपाषाण काल में हुई थी। पशुपालन की शुरुआत हमने बताया है कि मध्यपाषाण काल में हुआ था। तो कृषि और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं यह देख लेते हैं। देखिए कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो देखिए बुर्जहोम जो है जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और यह जो भी 5 स्थल हैं, बुर्जहोम हुआ, मेहरगढ़ है, चिराग है, कुलडीबा है और दाऊदुल हेडिंग है। दरअसल ये पांचों स्थल जो हैं यह नवपाषाणकालीन है, ये पांचों स्थल जो हैं यह आपके नवपाषाणकालीन है। तो बुर्जहोम जो है जम्मू कश्मीर में है, मेहरगढ़ जो है वह पाकिस्तान में है, चिराग जो आपका नवपाषाणकालीन स्थल है यह आपका बिहार में है, कुलडीबा जो है आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है और दाऊदुल हेडिंग जो आपका नवपाषाणकालीन स्थल है यह आपका असम में है, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। देखिए यहाँ पर पशुपालन की का शुरुआत नहीं बोलते हैं, पशुपालन का प्रारंभ आपका यह आपका मध्यपाषाण काल में है, ये थोड़ा गलती हो गया है, ठीक है। लेकिन पशुपालन का विकास हुआ था, यहाँ पर लिखना चाहिए कृषि एवं पशुपालन का विकास नवपाषाण काल में हुआ था, जबकि पशुपालन का शुरुआत जो हुआ था वह मध्यपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। तो ये पांचों स्थल कहाँ कहाँ है वो ध्यान में रखिएगा आप लोग। और एक बार मैं फिर वही बातें दोहरा रहा हूं, कृषि का विकास जो हुआ था वह नवपाषाण काल में हुआ था, पहिए का भी विकास नवपाषाण काल में हुआ था, आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई थी, कुंभकारी का भी शुरुआत जो हुआ था यह आपका नवपाषाण काल में हुआ था। आगे के वीडियोज में बताया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चैप्टर में जो चीजें इंगित हैं बस वही चीजें मैं बता रहा हूं। अब देखिए बुर्जहोम, अब यह पुरातात्विक स्थल जो है आपका बुर्जहोम है, जिसको हमने बताया कि यह कश्मीर में है, यह वर्तमान कश्मीर में है और यहाँ पर गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। यहाँ के जो लोग थे वह गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। आज भी भाई ग्राउंड बिल्डिंग बनती है ना, तो समझिए बुर्जहोम जो है जम्मू कश्मीर में नवपाषाणकालीन स्थल था, जहां पर गड्ढे के नीचे लोग घर बनाते थे और उस घर को क्या कहते थे, गर्तावास कहते थे, गर्तावास कहते थे। गर्त मतलब गड्ढा ही होता है, मतलब गड्ढे के नीचे रहना, गड्ढे के नीचे वास करना। तो बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है, जहां पर गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। बुर्जहोम में देखिए, बुर्जहोम का शाब्दिक अर्थ क्या है, बुर्जहोम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है जन्म स्थान। बुर्जहोम का शाब्दिक अर्थ है जन्म स्थान। बुर्जहोम में शव के साथ, देखिए बुर्जहोम में कुछ व्यक्तियों को दफनाया गया है, यहाँ पर यह का ध्यान रखिएगा। बुर्जहोम में कुछ लाश मिली है, कुछ शव मिले हैं और उन शवों के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। दरअसल आप जानते हैं कि नवपाषाण काल में क्या होता था, या नवपाषाण काल में या पुरापाषाण काल आदि में क्या होता था कि लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता तक में लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। तो उनका यह मानना था कि जो भी बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, अगर वह उनका डेथ हो जाता था और उनके शव को दफनाया जाता था तो उनके उपयोग की जो भी चीजें होती थी शव के साथ दफना दी जाती थी। तो बुर्जहोम में शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। दरअसल यह हो सकता है कि वह उस व्यक्ति का सबसे पसंदीदा कुत्ता रहा होगा, तो उसको भी दफन कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि उस समय के लोग जो भी अपने शव के साथ जो भी चीजें लोग दफनाते थे, दरअसल उसके उपयोग की जो भी चीजें होती थी उसको तो लोग दफना देते थे, ठीक है। अरे यार, मिस्र की सभ्यता में, अब आप ये समझ लीजिए, मिस्र की सभ्यता में क्या होता था, जो बड़े बड़े राजे रजवाड़े सामंत हुआ करते थे ना, उनके सैकड़ों नौकर होते थे, सैकड़ों दास दासियां होते थे। तो जब राजे रजवाड़े या बड़े सामंतों की मृत्यु होती थी और उनके शव को दफनाया जाता था, सैकड़ों दासों और दासियों को भी दफना दिया जाता था, यह सोचकर कि वह पारलौकिक जीवन में जब वह ऊपर जाएंगे तो भाई दास और दासी यहाँ सेवा कर रहे हैं तो वहां पर सेवा करने के लिए कोई तो चाहिए। तो ऐसी स्थिति थी, ठीक है। अब देखिए
पुरातात्विक स्थल मेहरगढ़, इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए मेहरगढ़ में जो बस्ती है लगभग 8000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। मतलब मेहरगढ़ में जो बस्ती है कितनी पुरानी है, 8000 बीसी, ठीक है, 8000 साल पहले शुरुआत हुई थी। मेहरगढ़ कहाँ है, यह मेहरगढ़ जो है आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, ठीक है, बोलन दर्रे के पास है मेहरगढ़, ठीक है। इस इलाके में सबसे पहले, अब देखिए मेहरगढ़ का सबसे बड़ा साक्ष्य क्या है, मेहरगढ़ की सबसे बड़ी उपलब्धि कि यहाँ पर गेहूं और जौ की खेती हुई थी। मेहरगढ़ में सबसे पहले यहाँ पर गेहूं और जौ की खेती हुई थी, और मैंने पिछले वीडियो में इस चीज को मैंने अच्छे तरीके से बताया है कि मेहरगढ़ में गेहूं और जौ की खेती शुरू हुई थी। सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती हमारे देश भारत में हुई थी, और वो भी कहाँ, मेहरगढ़ में हुई थी, ठीक है। मेहरगढ़ में भेड़ और बकरियों को पालना सीखा, मतलब मेहरगढ़ में भेड़ और बकरियों का पालन होता था, और यहाँ पर चौकोर और आयताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, और भेड़ बकरी के पालन के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। मेहरगढ़ में कब्रों के स्थान पर सामान भी रखे जाते थे, मतलब कि लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे, और कब्रों के स्थान पर सामान भी रखे जाते थे सौ के साथ, ठीक है। एक कब्र में मानव के साथ बकरी भी दफनाई गई है। मतलब बुरजहोम में मानव के साथ क्या दफनाया गया है, कुत्ता, और मेहरगढ़ में मानव के साथ क्या दफनाया गया है, बकरी, ठीक है। और बाकी सामान भी रखा जाता था, जो भी बर्तन, जेवर, गहने सब रखे जाते थे कब्र में, ठीक है। और मेहरगढ़ में और भेड़ बकरी आदि को पाला जाता था। चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। और मेहरगढ़ किस दर्रे के पास है, तो बोलन दर्रे के पास है, ठीक है। और मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती हुई थी। तो ये सब चीजें ध्यान में आप लोग रखिएगा। अगला फैक्ट देखेंगे, पाषाण काल का विभाजन। पाषाण काल का विभाजन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो देखेंगे सबसे पहली बात तो पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण क्या होता है, यह 2 शब्दों से बना है। पूरा पाषाण जो है, 1 मिनट, देखिए पूरा पाषाण जो है यह 2 शब्दों से बना है। पूरा यानी प्राचीन, पूरा मतलब होता है प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर, ठीक है। पूरा पाषाण जो है 2 भागों से बना है, पूरा मतलब प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है। तो देखिए पूरा पाषाण है वो 3 भागों में बटा है पाषाण काल, आरंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। नहीं, ये पूरा पाषाण काल का विभाजन है, आरंभिक, मध्य, उत्तर। वैसे तो पाषाण काल तीन भागों में बटा है ना, पूरा पाषाण काल है, फिर आपका देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है वो लगभग 20 लाख वर्ष पहले से लेकर 12,000 वर्ष तक पूरा पाषाण काल है, इसको हम आरंभिक काल कहते हैं। फिर मध्य पाषाण काल जो है 12,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष तक का जो काल है वो मध्य पाषाण काल है। इस काल में क्या हुआ था, पर्यावरणीय बदलाव हुआ था, और यह मध्य पाषाण काल है। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव ही नहीं हुए थे, बल्कि पशुपालन का शुरुआत हुआ था। इस काल में मछली भोजन का प्रमुख स्रोत बनी थी, ठीक है। अब नव पाषाण काल का जो कालखंड है वो 10,000 साल पहले से अगले युग की शुरुआत तक जो है वो नव पाषाण काल है, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये 3 विभाजन आप लोग ध्यान रखिएगा, और यह डेट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, और पूरा पाषाण काल का जो शाब्दिक अर्थ है इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया से यह पूरा चैप्टर आप लोग का क्लोज हो गया, और यह पूरा चैप्टर हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 हमारे अतीत लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है एनसीईआरटी हिस्ट्री का। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।